आपको लगता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में इस तरह जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपेगी? अब दोनों जमातें, बिल्कुल, वो पावर पॉलिटिक्स जिसको हाइब्रिड भी बार बार कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, इनको तो बीच में से निकाल के बाहर फेंको ना। तो मैंने कहा दिल पर हाथ रख के कहें, क्या आप मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के जो यहाँ बैठे हुए हैं, और क्या आइन से इस तरह आपको खिलवाड़ करने का कोई हक बनता है? 8 फरवरी का सर एहतजाज नाकाम क्यों हुआ है? अच्छा, ये पता नहीं नाकाम क्यों कहते हैं। हम 8 फरवरी को नहीं फरामोश होने देंगे, और ये बेईमानी की हुकूमत जो है फॉर्म 47 की, ये इलेजिटिमेट नाजायज हुकूमत है। इमरान खान ही सबसे ज्यादा खतरनाक है यहूदियों के लिए और यहूदी रियासत के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसे वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है नेतन्याहू को। बिल्कुल। और हम उसके साथ बैठने को तैयार हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया, लिटरली। तो आपने जिन्ना के साथ भी गद्दारी की। सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त शिराजा बिखर चुका है। आपकी आखिरी सरबराही में जो कुछ है, जो बचा कुचा है खुदारा, इस पर तो थोड़ा सा आप जरा भरम रहने दें। सर, अदालतें अगर इस तरह गुलाम बने तो वकला क्यों नहीं खड़े हो रहे? आप इफ्तिखार चौधरी वाली, आपको सारा वो याद होगा। तो इस वक्त आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये जो आपका डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है? देखें, 26वीं और 27वीं तरमीम अदलिया को गुलामी में ले लिया गया और मुनहदम कर दिया गया एक सतून को, और इलेक्शन कमीशन को दबाम दे दिया गया है। वो रिटायर हो चुके हैं, 1 जनवरी 2025 से रिटायर हो शुदा। 8 फरवरी को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी फ्लैटिस में, अख्तर मैंगल भी थे वहाँ। अख्तर मैंगल ने तकरीर की और उसने कहा कि उधर तुम और इधर हम। तो ये उधर तुम इधर हम की ये कैफियत है कि बलूचिस्तान में आप यकीन करें कि इतनी नफरत है। महरंग बलोच को अब गिरफ्तार करके इन्होंने जेल में डाला। ये नफरत का आलम है कि वर्दी में वहां छावनी से बाहर नहीं जा सकते ये। तो उधर तुम इधर हम, तो ये ऑलरेडी हो चुका। मुस्लिम लीग नून और हम इसको ज़ियाउल हक की कूक से जन्म लेने वाला को भुट्टो का कातिल समझते हैं। इन्होंने रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की गंदी तस्वीरें आसमान से फेंकी थी। फिर मैंने कहा कि खुदारा बिलावल को किसी कीमत पर शहबाज शरीफ का वजीर ना बनाना। आपने याहिया अफरीदी को तो समझाया, आपने काजी फाइज ईसा को नहीं समझाया था? काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान की तारीख में जो, अगर सबसे ज़्यादा किसी ने पाकिस्तान की तारीख को मसख करके ख़राब किया है तो वो काजी फाइज ईसा को नहीं पता कि मिर्ज़ा असलम बेग ने क्या बयान दिया था कि हमने पैसे दिए, ये ISI ने पैसे दिए रोकने के लिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज बनाया था और सिक्योरिटी रिस्क कहा था पीपल्स पार्टी को और बेनज़ीर को। तो पैसे मेहरान बैंक से, और ये तो सारी रिकॉर्ड। तो सर, तो उस क्या कहते हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया और बाद में ब्रीफ केस लेके साइड पे हो गए? मैं तो कह रहा हूँ अरबों रुपए में जो है वोट बिका है। जब 26वीं तरमीम ऐसे तो नहीं हुई, ये पैसे भी उधर से ही आए, जाहिर है कि कहाँ से आने हैं। और तो वो अपने अंजाम को पहुंच गया है ना। अभी उसको जो बाथरूम में उसके साथ जो कुछ हुआ है, और अल्लाह जानता है कि बाकी गिरने से चोट लगी है या किसी ने, ये अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो उसके सर पर लगी है जिस तरीके से। अब उसकी फैमिली कहती है बस दुआएं मत करें, दुआएं इसकी सेहत के लिए दुआ करें, ये बच जाए। तो वो अपने अंजाम को उसी तरह पहुँचा है जिस तरह ज़ियाउल हक पहुँचा था। सिकंदर सुल्तान राजा, इसकी बारी भी आ जाएगी, आप देख लें, क्योंकि ये भी तबाही का जो शाखसाना इलेक्टोरल प्रोसेस का कर गया है, जो आलूदा कर गया है, और वोट को इज्जत दो का जो जनाजा निकाला है और पार्टी का सिंबल छीना है, और आज तक इलेक्शन नहीं मानता है, और अभी तक जो है हमारी मखसूस नशिस्तें उठा के बंदर बांट करके दूसरों को दे दी हैं। ये भी तारीख में वो चेहरा शुमार होगा जिसका कोई सानी नहीं होगा। ये नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है सर, आप क्या? नवाज शरीफ की सारी फैमिली की सियासत खत्म हो चुकी है।
मोहसिन नकवी ज्यादा पावरफुल है इन सारों से। अगला वज़ीर आज़म वो होगा। अवाम तो अवामी तौर पर मैंडेट के हिसाब से तो उसको वो अशर होगा उसका कि वो किसी मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। पाकिस्तान के लगता है कि नून और शीन का इख्तलाफ शुरू हो गया कोई, और बल्कि पुराना है काफी। देखें इनका तो होना ही होना है एक दिन, तो आप अच्छा। देखेंगे। अभी तो हमजा भी बोल पड़ा है। अभी हमजा, अच्छा। तो हमजा का नाम आपने सुना ही नहीं होगा कि जब से ये बनी है चीफ मिनिस्टर साहब। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आज मैं देख रहा था कि वो कहता है हमजा के जी वर्कर्स के बगैर तो ये पार्टी नहीं चल सकती है। नहीं, ये मुज़ाकरात कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, या पीटीआई उनको कर रही है? असल में ये डील की ऑफर आती कहाँ से है और कौन करना चाह रहा है? देखें हुकूमत तो बार बार कहती है मुज़ाकरात करें। हम कहते हैं कि आपके पल्ले कुछ है तो ठीक है कर ले, पहले हम पूछ के बताएंगे। हम अगर कहते हैं अगर पूछ के बताना है तो फिर आप हमसे कहते क्यों? आप अब अंदाजा करें। रिहा होंगे, अल्लाह करेगा। तो क्या आप देख रहे हैं कोई बहुत बड़ा इज्तिमा या वेलकम तारीखी इस्तकबाल? अगर ये मुदाखलत न करें तो आपकी सोच से भी बड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगदीम सहर। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि अगर गवर्नर्स की बात करें तो जब वो गवर्नर पंजाब रहे, शानदार खिदमात सर अंजाम दी, बतौर वकील पाकिस्तान के अंदर सर्व किया और नाम कमाया। फिर उसके बाद आजकल आपको पता है कि मीडिया का हिस्सा हैं और जीनत बनी हुई है। लेकिन मैं चंद सवालों के साथ सर के पास हाज़िर हुआ हूँ और हम सब उनको सुनते रहते हैं। लेकिन ये जो मेरे सवालात हैं ये आप सब के सवाल हैं, क्योंकि सर के साथ हमारा ये पहला मुकालमा हो रहा है। और जैसा कि मैंने तारुफ करवाया कि आप एक हमजहत शख्सियत हैं, बहुत सारे शोबों के अंदर आपने खिदमात सर अंजाम दी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, हमेशा की तरह सदाबहार, जवान, खूबसूरत, जिंदा दिल और बाकमाल शख्सियत हैं। सर पहला सवाल, आपको लगता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में इस तरह जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपेगी? देखें ये तो बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं हो सकता था। और जिस तरह से तालिब इल्मी के ज़माना से हम शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जो उनकी सहर अंगेज़ शख्सियत थी, जिस तरह से वो मेस्मराइज करते थे और यूथ को भी जिस तरह से वो अट्रैक्ट करते थे, वो तो एक हम उनमें जो है पाकिस्तान को बहुत ही अजमतों पर देख रहे थे। और बदकिस्मती है कि जिस शख्स ने एटम बॉम्ब दिया, जिस शख्स ने 1973 का आइन दिया, जिस शख्स ने मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, जिस शख्स ने OIC की बुनियाद ही नहीं रखी, लीडरशिप ली, और जिस तरह से उन्होंने लाहौर में 1974 में वो OIC की कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम उम्मा की कॉन्फ्रेंस करवाई थी। और फिर इतना आसान नहीं था कि उस वक्त 2 लख्त हुए आप बांग्लादेश को तस्लीम करें, क्योंकि जज्बात बहुत ज़्यादा उस वक्त जो है मुश्तइल थे। लेकिन उनका कमाल की महारत थी, या आप समझें कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की उनको जितनी गिरफ्त थी उस पर। और वो 1974 ही की जो इस्लामी उम्मा सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जिस तरीके से वो यहाँ लेकर आए मुजीबुर रहमान, और फिर भाई भाई पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई का जिस तरह से नारे लग के और वो एक नॉर्मलाइज की वो तो, और फिर उनको शहीद कर दिया गया। वो फिस्तायत की नज़र हुए बिल्कुल। और अदालतें भी उसमें जो है सहूलतकार बनी उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के, ज़ियाउल हक की जो है गुलामी करते हुए। और फिर आप देखेंगे 45 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को ये मानने में कि ये अदालती कत्ल था भुट्टो साहब का। तो ये बड़ी अफसोसनाक तारीख का हमारा हिस्सा है। और फिर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को आप देखेंगे 30 साल उसने सियासत की, और 30 साल की सियासत में सिर्फ 4 साल वो इक़्तिदार में रही। एक दफ़ा 18 महीने और दूसरी दफ़ा 22 महीने, और बाकी उनकी 26 साल की जो जिद्दोजहद थी वो अपोजिशन की थी, जेल जमहूरियत के लिए थी, जमहूरियत के लिए थी।
उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जो एटम बॉम्ब हमारा जो था भुट्टो साहब का दिया हुआ, उसकी दस्तरस आउटरीच जो है वो हिंदुस्तान के आखिरी कोने तक जाती थी। तो ये जो उन्होंने फिर जो मॉडर्न तालीम का भी जो कॉन्सेप्ट दिया, तो वो एक पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी। भुट्टो साहब भी पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। और फिर बीबी को देखें कि इसके बदतरीन दुश्मन नवाज शरीफ ने उस वक्त जब दोनों को जलावतन कर दिया गया और -1 का आया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, तो वहाँ भी बीबी ने मई 2006 में मिसाके जमहूरियत मुंजमद की। और उसके जो खदोखाल थे बुनियादी ये थे कि एस्टैब्लिशमेंट को आउट किया जाएगा, किसी के कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार में नहीं आया जाएगा, किसी को हुकूमत गिराने नहीं दी जाएगी, किसी गैर सियासी जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को जो है ना हुकूमत बनाने दी जाएगी और ना पार्टी को मुनहदिम करने दिया जाएगा, ना पार्टी बनाने दी जाएंगी। तो ये देखें भुट्टो साहब और बेनज़ीर का तो बिल्कुल जो है बड़ा क्लियर था, वाज़ेह था। वो जमहूर, यानी जमहूर का मतलब है अवाम, वो अवाम को, और जब रोटी कपड़ा मकान और ये कहा गया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो उसमें भुट्टो साहब ने 1973 के आइन में ये बिल्कुल आर्टिकल 7 में ये मुंदर्ज कर दिया बड़ा वाज़ेह तौर पर, और मुत्तफ़िक़ का आइन था, उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मुंदर्ज कर दिया गया कि अवाम ही को मुक़्तदिर किया 1973 के आइन ने। नीचे से लेकर ऊपर तक रियासत की जब तारीफ करते हैं तो वो रियासत सिर्फ अवाम के नुमाइंदों से मुतरश्शे होने वाली वो ऐवान थे, यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, डिस्ट्रिक्ट असेंबली से बनती है जो लोकल बॉडीज़ कहते हैं आप, सूबाई जो असेंबली है उससे सूबाई हुकूमत बनती है, और पार्लियामान से जो है वफाकी हुकूमत बनती है। यही रियासत है। अब जाहिर है कि 25 करोड़ इस वक्त अवाम खुद तो ऐवान में नहीं बैठ सकते, तो वो अपने नुमाइंदों के जरिए बैठे हैं। तो उसकी खूबसूरती आप देखें कि जो है वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये एक डिपार्चर था। अयूब खान ने कहा आई फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान हियर बाय प्रोमलगेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। तो वो एक फर्द वाहिद ने पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत किया था वो आइन, वो ना चला, वो जाहिर है। वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, भुट्टो साहब के आइन की खूबसूरती है, थ्रू आर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। मैंने अगले दिन जब ये 26वीं तरमीम हो रही थी 27वीं, तो मैंने वजीर आजम भी बैठे हुए थे जो डी फैक्टो वजीर आजम है, हम उनको डी ज्यूरे तो नहीं मानते क्योंकि फॉर्म 47 की पैदावार है। तो मैंने कहा दिल पर हाथ रख के कहें, क्या आप मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के जो यहाँ बैठे हुए हैं, और क्या आइन से इस तरह आपको खिलवाड़ करने का कोई हक बनता है? तो भुट्टो साहब की खूबसूरती थी वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू आर चोजन रिप्रेजेंटेटिव। तो मुक़्तदिर किया अवाम को, और आर्टिकल 5 में लिख दिया गया भुट्टो साहब की जो ये खूबसूरती थी कि लॉयल्टी टू द स्टेट, यानी वफादारी अवाम के साथ। स्टेट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वफादारी अवाम के साथ, और ताबेदारी जो है और पासदारी आइन और कानून की। तो ये इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो भी वफादार अवाम का होगा और आइन के ताबे काम करेगा, कानून पर अमलदारी करेगा, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन बदकिस्मती है अब जो पीपल्स पार्टी है पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़कर पावर पॉलिटिक्स में पड़ गई है। और वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और जिन्होंने वो 2006 मई में बीबी शहीद के साथ मिसाके जमहूरियत को दस्तखत किए थे, वो उसी पर इनहराफ करते हुए दोनों जमातें, अब दोनों जमातें वो
पावर पॉलिटिक्स, जिसको हाइब्रिड भी बार बार कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, इनको तो बीच में से निकाल के बाहर फेंको ना, और जो मुक्तदर हल्का है उनकी गुलामी करो और उनके कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आओ और पाकिस्तान पर कब्जा करो। तो ये जो है तसव्वुर हो ही नहीं सकता था कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की गुलामी में जाकर और एस्टेब्लिशमेंट के कदमों पर या कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आए। कभी सर, अभी आपने खुद ही लफ्ज़ बोला, मैं उधर ही आ रहा था, ये हाइब्रिड निज़ाम आपको ख़त्म होता नज़र आ रहा है कहीं कहीं दूर दूर तक? 76 साल तो गुजर गए, हम इसी कश्मकश में हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे, चंद दिनों की बात है। इमरान खान ईद अपनी गला कर रहे हैं। ये बात सर आपने 1 साल पहले भी की थी। 1 साल पहले की थी, बिल्कुल की थी, और उस वक्त इमरान खान बाहर आ चले थे। अच्छा, तो फिर क्या मसला बना, रुकावट क्या हुई? हुआ यूं कि ये 22 नवंबर की बात है। जी जी। ये खान साहब, हमने कॉल दी थी डी चौक पर, खान साहब ने कहा कि ये डी चौक पर सारे पहुंचे, 24 की थी। ठीक है। तो मुझे जो है ये बुलाया गया कि आइए इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। तो अडयाला जेल के बाहर हम 3-4 घंटे खड़े रहे, और खान साहब ने कहीं वक्फा, जब 11 बजे केस की ब्रेक हुआ, तो खान साहब ने कहीं जो है एड्रेस करते हुए अवाम को वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर पूरा चढ़ाई कर दी, और ख़ासकर उसके हेड से पर के। अच्छा। उससे वो जो है दोबारा हालात खराब हो गए, हमें मुलाकात करने की इजाज़त न दी गई। फिर वो कहा गया जी आप पेशावर आ जाएं। पेशावर हम चले गए, तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो थे अली अमीन गंडापुर साहब थे वहाँ। तो वहाँ तकरीबन ये तय पाया गया कि जी ठीक है, हम भी थक गए हैं और हम चाहते हैं कि खान साहब को मुखलसी दे दें। और उन्होंने कहा कि इस तरह से है कि बैरिस्टर सैफ को जो है जहाज दिया गया, और बैरिस्टर सैफ जो है वो जाता है अडयाला जेल, और उसने कहा मैं अकेला नहीं जाता हूँ, बैरिस्टर गौहर भी साथ गए उनके। अली मोहम्मद ने भी जाना था, वो पहुँच ना सके। सुबह 8 बजे 23 तारीख सुबह 8 बजे और 25 सुबह 8 बजे नहीं 23 को 22 को ये बात हुई है। 23 को सुबह 8 बजे अडयाला जेल खोली गई है, और बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर जो है ये इमरान खान साहब से 2 घंटे में इनकी मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये ट्रैप भी हो सकता है, चले अच्छी बात है, अगर ये मामलात को तय करना चाहते हैं तो ठीक है, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनियां तो नहीं है होती है, तो बाकी मामलात जो है टेबल पर बैठकर ही हमेशा तय होते हैं। तो लेकिन ये है कि ये पहले मुझे छोड़ें। उनका ये था कि 2 हफ्ते के अंदर हम छोड़ देंगे रिहाई मुखलसी, बाकी चीज़ें जो है हम टेबल पर बैठकर उनका भी जो है तस्वीया या तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनका भी अहाता करेंगे और उसकी पेशरफ्त होगी। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, बाद की बात नहीं है, पहले छोड़ो, ये ट्रैप भी हो सकता है। तो फिर अवाम जो है इस वक्त एक माहौल बना हुआ है, एक चार्ज है, एक दुनिया सारी से लोग आ रहे हैं। तो ये मैं खुद जो है जाके डी चौक पे ऐलान करूंगा, मैं खुद ऐलान करूंगा 24 तारीख को, इसलिए कि ये यौम तशक्कर में उसको बदल देंगे हम एहतजाज को, और बाकी मामलात हम जो है बाकी असीरान के हैं या बाकी जो है फॉर्म 47 का मसला है या जो बुनियादी हकूक़ की पामाली है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें हम सारी टेबल पर बैठकर बाद में तय करेंगे। तो लेकिन इस पर वो उन्होंने कहा जी नहीं, पहले तो ये फिर हमारे पल्ले क्या रह जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करें कि संजानी चौक में बैठ जाएं आप, संजानी में, तो जब तक आपको 2-3-4 दिन जब तक मुखलसी नहीं होती है, भले आप उधर बैठे, डी चौक की जिद छोड़ दें। ठीक है। लेकिन बुशरा बीबी ने कहा कि खान ने मुझे कहा था कि जब तक मैं ना तुम्हें बराह रास्त ना कहूँ तब तक तुमने कोई इसमें तब्दीली जो है नहीं करनी है, ये जो हमने डी चौक का कहा है, क्योंकि लोग बातें करते हैं कि जी ये ऐलान करके या वो करके।
तो हमने कहा कि अगर आप गौहर को और सैफ को मिला सकते हैं तो रानी अपना बीबी बुशरा बीबी को क्यों नहीं मिलाते? बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं है। तो हमने कहा फिर आप वीडियो लिंक पे करा दें। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है वीडियो लिंक कोई बीच में जो भी हुआ, कोई स्पॉयलर्स भी होते हैं, आपको पता ही है कि फिर वो ना हो सका और फिर उसके बाद तो तारीख है। ये सर आप बार बार कह रहे हैं उन्होंने, ये कौन था राब्ते में आपके साथ जो ब्रिज का किरदार अदा? जाहिर है आपको समझ जाना चाहिए, अली अमीन गंडापुर साहब एक चीफ मिनिस्टर भी थे। ठीक है। वो सिक्योरिटी जो काउंसिल कमेटी है उनकी, उसके मेंबर भी हैं। उसमें सरबराहान जो है सारी अस्करी क़यादत के भी होते हैं। और फिर आपको पता है सबसे ज्यादा बलूचिस्तान ही खैबर पख्तूनख्वा ही मुतासरा इलाका है। और उसमें तो उनके कोर कमांडर हो या जो भी हो, उनके साथ तो बराह रास्त उनका राब्ता भी रहता है। कहा जाता है कि गंडापुर को इसलिए चेंज किया गया कि वो उधर ज्यादा मुखलस थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इधर कम थे। नहीं, देखिए ये पार्टी के फैसले होते हैं, क़यादत का फैसला होता है। ये तो मेरे ख्याल में जब इसमें आपको ये भी दिखाना होता है कि पार्टी की सरबराह कौन है। बिल्कुल, पावर दिखानी होती है अपनी। तो आप इसलिए आप बदलते हो दिखाने के लिए भी और देखने के लिए भी। तो आजमाइश ऐसी जोरदार तरीके से की गई कि इन्होंने बड़ा शोर मचाया कि जी हम गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे, सुहेल अफरीदी को किसी कीमत पर नहीं बढ़ने देंगे। बना सुहेल अफरीदी। और अली अमीन गंडापुर ने बड़ी ग्रेसफुली उसने कहा ठीक है, इमरान खान साहब का फैसला है सर आंखों पर। मैं बिल्कुल एक सेकंड नहीं, उन्होंने एक तो जब जरा बराबर नहीं लगाया। उससे हमारी पार्टी को और ज्यादा तकवीयत पहुंची। 90 का 90 MPA जो है एक भी बीच में से नहीं टूट सका। और सारों ने जो है सुहेल अफरीदी को वोट भी दिया। और वजीर आला आज माशाल्लाह वो दबंग तरीके से काम कर रहे हैं। 8 फरवरी का सर एहतजाज नाकाम क्यों हुआ है? अच्छा, ये पता नहीं नाकाम क्यों कहते हैं। हम 8 फरवरी को नहीं फरामोश होने देंगे। मकसद तो देखिए, एक बात तो ये है कि इस्लामाबाद का जो सानिया हुआ जी उस पर हम सोग में बिल्कुल कौम के शाना बशाना शामिल हाल थे। जो इमाम बारगाह पे मस्जिद कुबरा पे जो हमला हुआ उसका यानी वो उससे ज्यादा कोई अफसोसनाक सानिया हो नहीं सकता था। और हम उन लवाहिकीन मकतूलीन के जो है बिल्कुल पूरी तरह उनके जो है दुख दर्द में भी उनके जो लवाहिकीन है उनमें शरीक और शामिल थे। हमने उसको सोग में कर दिया था। लेकिन ये देखें कि उसी के गिर्द सारा का सारा जो है आपका मीडिया, आपकी टॉक सारी चलती रही है। हमने इयादा और तजदीद कर दी कि फॉर्म 47 की ये हुकूमत है। हमने तजदीद की उस चीज की कि 180 नशिस्तें इमरान खान को मिली। हमने इस बात को जो है उजागर किया कि मैसिव मैंडेट लोगों ने जो है 8 फरवरी 2024 को इमरान खान को दिया। और ये बेईमानी की हुकूमत जो है फॉर्म 47 की, ये इलेजिटिमेट नाजायज हुकूमत है। ये इनका अवाम के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। ये अपना सिर्फ इनकी नहीं है, विदेशी आकाओं की गुलामी में चले गए हैं। देखें, अगर डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी में चले जाते हैं तो यहूदियों की गुलामी में चले जाते हैं। आप देखें जो अभी अमेरिका में जो स्कैंडल उठा है, उस शख्स के स्कैंडल में एक ही चीज जो है, एक ही बंदे को उसने कहा है इमरान खान ही सबसे ज्यादा खतरनाक है यहूदियों के लिए और यहूदी रियासत के लिए। और यहाँ आप देखें ये शहबाज शरीफ हलकान हुआ जा रहा है। वो जो है अपना क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप, उसको नाम नहीं आता उसको। That my great friend Field Marshal, the great warrior, the great man, वो इसकी तारीफें करते करते नहीं थकता। और उसने जो है पाकिस्तान को अपना वो जो बोर्ड ऑफ फ्रेंड्स में उसको पाकिस्तान उसका हिस्सा बन चुका है। और आप देखें 20 निकात जो यहूदियों के साथ, जो इसराइल के और हमास जो फलस्तीन के साथ हुए, उसमें एक लफ्ज
भी नहीं है कि आपने नेतन्याहू की मजम्मत की हो या आपने कहा हो 80,000 फलस्तीनी की का खून किसके हाथ पर हम तलाश करें उसकी मजम्मत की हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसे वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है नेतन्याहू को, बिल्कुल, और हम उसके साथ बैठने को तैयार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया लिटरली। तो आपने जिना के साथ भी गद्दारी की। किस मुस्लिम लीग और किस पाकिस्तान की आप जो है नुमाइंदगी कर रहे हो भाई? कोई खुदा का खौफ करो। और एक शख्स जो एब्सोल्युटली नॉट कह कर और जो खुद वो लिख रहा है कि जी ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है इसराइल के लिए, और जिसने वो उजागर किया इस्लामी फोबिया के खिलाफ और बैनुल अक़वामी तौर पर जो इस्लाम के लिए एक गर्जा गूंजा और बार बार वो रियासत मदीना की बात करता है, आपने उसको पाबंद सलासल कर रखा है। सो फेल बिल्कुल नहीं हुई है, हमारे अहदाफ यही थे और हमने ये कौम के बच्चे बच्चे के जहन में मुनक्कश हो चुका है कि ये जाली हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की पैदावार है। 8 फरवरी को जो अवाम ने मैंडेट दिया था इमरान खान को, उसका इयादा हुआ है, दोबारा तजदीद हुई है। यही हम चाहते थे। और क्या हमारा ख्याल था कि हमने कोई जाके इनको उठा के वो देखें। ये बार बार जो इस तरह की बातें करते हैं, सियासी जमातें जो होती हैं ये शॉक ऑब्जर्वर होती हैं। ये अवाम को एक समत पे एक उस पे चलाती हैं। अगर ये बीच में से हट जाए हम, तो लोग तो इनके खिलाफ जो गम गुस्सा गैज़ व गज़ब है, आप यकीन करें कि ये तो नेपाल की तरह इनको एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। वगरना जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, वो हसीना वाजिद जो है 15 साल की उसकी जबिलत जब लोग उठे, तो अब उसका आलम ये है कि दुनिया में कोई मुल्क उसको पनाह देने को तैयार नहीं है। और उन्हीं अदालतों ने, उन्हीं ट्रिब्यूनल्स ने जिन्होंने जमात इस्लामी वालों को सजाए मौत दी थी, उसी ट्रिब्यूनल ने, मजे की बात यह है कि हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई है। तो ये डरते नहीं है, इनको खुदा का खौफ नहीं आता है। कल इनके साथ यही होने जा रहा है। इस्लामाबाद में कल से मुजाहिरीन बैठे हैं। आज सुबह मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब खाना लेके गए, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, KPOs के दरवाजे बंद किए गए, सारी सूरत आप देख रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि क्या इनको कोई एहसास होगा या अदलिया कहाँ सोई हुई है? यानी चीफ जस्टिस साहब जनाब यहया अफरीदी जो तीसरे नंबर पे थे, उनको पहले पे लाया गया, वो कहाँ है? उनको नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? देखिए, मैंने तो कहा कि ये केस मेरा ही था, मैंने ही ये 2023 में किया हुआ था, बिल्कुल, जिसमें सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाकर भेजा गया और जो आज रिपोर्ट सामने आई है। और मैंने भी बतौर MNA वहाँ उनके साथ शामिल होना था, बैठना था। मुझे एक यहाँ ज़रूरी मजबूरी बनी तो मैं इसलिए आज आपके साथ बैठा हुआ हूँ। लेकिन यहया अफरीदी साहब को मैंने कहा कि कौम आपको तरफ देख रही है, आप आखिरी चीफ जस्टिस हो। सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त शिराजा बिखर चुका है। सुप्रीम कोर्ट जितनी इस वक्त आपकी आखिरी सरबराही में जो कुछ है, जो बचा कुछ है खुदारा, इस पर तो थोड़ा सा आप ज़रा भरम रहने दें, थोड़ा सा भरम कर लें। और यही मौका है आपको कि आप इस पर जो है कम से कम ये इमरान खान की जो पिटिशंस हैं, इस पर ही कम से कम कोई मौसर किस्म के अहकामात दायर करके जारी करके, और उसकी आंख तो कम से कम दाहिनी आंख जो है बचा लें। और बेगुनाह आदमी एक शख्स जो है 2.5 साल से 925 दिनों से जो है पाबंद सलासल है, उसके मुकदमात सुनकर उनको यकसू करें। क्योंकि मैं वकील भी हूँ, मुझे तो देखा है, मैंने एक केस भी उसमें इस तरह की मौसर शहादत नहीं है कि उसकी सज़ा को बहाल रखा जा सके।
सो ये तो इस तरह से जो है, ये कोई ऐसे नहीं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तरह वो पवित्र होते चले जाएंगे, अदालतें जो है उनको साफ करती चली जाएंगी, उनके भाई साहब को भी, उनकी दुख्तर नेक अख्तर, उनके बेटों को, उनके समधी को, उनके जो है भतीजों को, सारों को इस तरह से साफ करके तो दूध का धुला बनाकर तो हुकूमत दे देंगी। ये पाकिस्तान ने बहुत मराहिल से गुजर कर अब इस नहज पर आया है कि हमें नफरतों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी सियासी इस पे काम लेके आएँ और जितनी जल्दी अदलिया को आज़ाद करें, जितनी जल्दी आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाएं और कानून की पासदारी करें, बजाय इसके कि उसको अपनी बांदी और लौंडी बनाएं, उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। सर, हमने देखा कुछ ऐसे से इमरान खान का नाम भी मीडिया पे आने लग गया है, कहा जा रहा है कि कोई ग्लेशियर पिघला है। एक तरफ कहा जा रहा है कि एनओरो इमरान खान मांग रहा है, एक तरफ कह रहा है ग्लेशियर पिघल रहा है। आपने इशारा दिया कि वो ईद जेल से बाहर बनी गाला करने जा रहे हैं, तो क्या कोई इशारा आया है या ये महज खुशफहमी है या गलत फहमी है या कोई पेशीगोई है, क्या चीज़ है ये? नहीं, देखें, एक बात तो ये है, मुल्क चल नहीं रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि MOU साइन होने से कोई आपकी जो है रेल पेल हो गई है और यहाँ इन्वेस्टर जो है वो बस टूट पड़ा है और यहाँ की इंडस्ट्री कोई फ्लरिश होना शुरू हो गई है, फॉरेन इन्वेस्टर आ गए, तो ये बिल्कुल गलत है। आप को देखें बैरोमीटर क्या होता है, क्या कोई अवाम को सहूलत मुयस्सर आई है 3 सालों में? क्या एक लेजिस्लेशन, एक कानून साजी कोई अवाम की बहबूद और फलाह के लिए आई है? तो 27वीं तरमीम किस चीज़ की थी सर? 27वीं तरमीम और 28वीं भी आ रही है। देखें, 26वीं और 27वीं तरमीम अदलिया को गुलामी में ले लिया गया और मुनहदम कर दिया गया एक सतून को, और इलेक्शन कमीशन को दबाम दे दिया गया है। वो रिटायर हो चुके हैं, 1 जनवरी 2025 से रिटायर हो शुदा बैठे हुए हैं, क्योंकि 26वीं तरमीम ने उन्हें दबाम दे दिया कि जब तक नए नहीं आते हैं तब तक ये जारी और सारी अपना काम रखेंगे। सर, अदालतें अगर इस तरह गुलाम बने तो वकला क्यों नहीं खड़े हो रहे? आप इफ्तिखार चौधरी वाली, आपको सारा वो याद होगा, तो इस वक्त आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये जो आपका डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि आसमा जहांगीर अगले दिन भी कॉन्फ्रेंस इन्होंने मनाई। मैं गवर्नर बना तो मेरे ऊपर और सदर के ऊपर बंदिश लग गई कि ये सियासत नहीं कर सकते। उस वक्त वकला में हम खोसा ग्रुप के नाम से जो है, हमने सबसे बड़ा ग्रुप था हमारा और हम सारे इलेक्शंस जीतते थे। और फिर चूँकि मुझ पे बंदिश लग गई तो आसमा जहांगीर को मैं दूसरी जगह से उस वक्त ला के तो मैंने इस ग्रुप का अपनी जगह पे सरबराही दे दी। और मेरे जो शागिर्द थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो अब लॉ मिनिस्टर हैं, और आसन बून साहब जो इस वक्त दूसरी साइड पे माशाल्लाह बड़े नाम कमा रहे हैं, वो उनको साथ लगा दिया तो जाहिर है लिटरली वो ही करते रहे, क्योंकि आसमा जहांगीर दबंग थी, हमें सूट करती थी, बेनज़ीर की भी दोस्ती थी उनके साथ और आसिफ जरदारी साहब को भी पसंद थी, तो हमने उन्हें वो इंचार्ज बना दिया। वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, दलेर थी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी थी, तो वो बड़ा अच्छा किरदार जब तक जिंदा रहीं तो वो दबंग तरीके से करती रही। उनकी फौत होने के बाद बदकिस्मती से हमारे शागिर्दों ने टेक ओवर कर लिया और फिर जो कुछ अब वो कर रहे हैं, वो ये दर्स मैंने तो ना दिया था, लेकिन बारगैफ क्या कह सकते हैं, उन्होंने सारी ब्रांचेस को जो है भर दिया। वाइट कॉलर क्लास है, देखें ये अटॉर्नी जनरल ब्रांच, मैं खुद अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, स्टेट काउंसिल्स वगैरह वगैरह जो है बहुत सारे पाकिस्तान में वो वकला में से ही आएंगे। फिर एडवोकेट जनरल ब्रांच है, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी अटॉर्नी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, ये सारा जो है सारे पाकिस्तान में इनकी भी आ गई। फिर प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रांच है, प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रांच के नीचे जो है सारे पाकिस्तान में आपने सबसे बड़ी जो है लिटिगेंट जो है वो स्टेट होती है। तो हमारे ये पोलराइजेशन जो है, इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर दी और फिर इन्होंने सिवीज़ लेना शुरू कर दी। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद
बैलेंस जो है अब एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ गया है, वो ही अपॉइंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों, आपके जो है ट्रिब्यूनल्स वगैरह के जजेस हों, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो वो कुला की सिवीज लेना शुरू कर दी उन्होंने, और इस तरह से उन्होंने एक जो है एक बीच में से आप समझेंगे डिवाइड एंड रूल कर दिया। तो ये वजह है कि हमारी जो है एक पूरा मुत्तफ़िका और मुश्तरका जिद्दोजहद नहीं हो पा रही। आपको पता है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया आपने, 8 फरवरी को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी फ्लैटिस में। स्टेज पर राना सनाउल्लाह भी थे, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी थे, अख्तर मैंगल भी थे। वहाँ अख्तर मैंगल ने तकरीर की और उसने कहा कि उधर तुम और इधर हम, आपको माजी भी याद होगा। और अख्तर मैंगल की तकरीर के बाद राना सनाउल्लाह ने जब बड़ी ज़बरदस्त उसको जवाब दिया तो उसके बाद हाल खाली हो गया और राना सनाउल्लाह के साथ बुरा भला भी हुआ। ये इधर तुम और उधर हम, ये अख्तर मैंगल की तकरीर का एक बड़ा अहम जुमला था। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या वो अलहदगी की बात कर रहे हैं? देखें, अख्तर मैंगल ने जब मुस्ताफ़ी हुए, कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और आपको पता ही है उसका वजह क्या थी कि वो अपने 26वीं तरमीम में इन्होंने हमारे भी लोग उठाने शुरू कर दिए, और अख्तर मैंगल और दीगर पार्टियों के भी MNAs और सेनेटर्स को उठाना शुरू कर दिया, इसलिए कि 2/3 इनके पास नहीं थी। बिल्कुल। और वो 2/3 किस तरह पूरी की गई वो भी एक तारीख का हिस्सा सभी को पता है। तो मेरे पास ये इनको लॉबी से निकाल दिया और सेनेटर्स व्हील चेयर पर लाकर इनकी पार्टी के 2 सेनेटर्स को उनके से वोट दिलाए गए और जिस तरह से 26वीं तरमीम 2/3 किस तरह पूरी की गई, हमारे भी इन्होंने उठाए और अरबों रुपए जो है इन्होंने वो उनकी जो है बदकिस्मती से रिश्वत दी, जो भी किया। अच्छा, अब ये हुआ कि जब मेरे पास आ गए महमूद खान आचकज़ई आ गए, अल्लामा नासिर साहब आ गए, उस वक्त उमर अयूब भी थे, वो भी आ गए, गौहर भी आ गया, और हाँ हामिद रज़ा भी थे। तो उन्होंने कहा चलें खोसा साहब, हम चल के अख्तर मैंगल को मनाते हैं कि वो इस्तीफ़ा न दें कौमी असम्बली से। ठीक है। तो मैं भी चला गया, हम लोग मेरे ही घर आए थे इस्लामाबाद में, तो हम चले गए उनके पास। तो मैंने कहा कि देखें, मैं भी बलोच हूँ, आपकी नाराज़गी है तो चले मैं भी, फिर इकट्ठे ही इस्तीफ़ा देते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा मगर ये बताएं कि हमारे इस्तीफ़ा देने से हम इजाफ़ हासिल कर सकेंगे क्या? हम आइन को बहाल करवा लेंगे, हमारे इस्तीफ़े से बहाल हो जाएंगे उस खौफ से, या हम जो है जो चाहते हैं कि बैरक्स में चले जाएं, वापस फौज चली जाए और आइन के पर अमलदारी को यकीनी बनाए, क्या ये हो जाएगा मुमकिन? कहता है ये तो इस तरह हमारे इस्तीफ़ों से तो नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा दूसरा तरीका ये है कि चलें हम बंदूक के ताकत पर जो है करें। कह रहे हैं कि वो कौन इनके साथ मुकाबला कर। तो मैंने कहा फिर वाई चिकन आउट, फिर सिस्टम के अंदर रहकर हम अपना जो है जिद्दोजहद करें और हम कोशिश करें, अल्लाह कभी तो सुनेगा हमारी, और हमारी बात जो है कभी तो हम अपने अहदाफ को हासिल कर सकेंगे। बाहर रहकर निकल कर इनसे जो है वो, तो मेरी नज़र में तो वो कोई आसान कदम नहीं होगा। तो कहते हैं खोसा साहब आप बलोच ज़रूर हैं लेकिन आप पंजाब में रहते हैं। अच्छा। आपको अपनी जो है इलेक्टोरेट, आपकी जो है वोटर्स जो हैं आपसे के गले नहीं पड़ेंगे। ओ मैं बलूचिस्तान में हूँ, मैं तो इनको फेस नहीं कर सकता, मैं इलाके में नहीं जा सकता, मैं लोगों के अंदर जो है मुंह नहीं दिखा सकता अगर मैं जो है इनके साथ इस तरह से करता हूँ। तो ये उधर तुम इधर हम की ये कैफियत है कि बलूचिस्तान में आप यकीन करें कि इतनी नफरत है। महरंग बलोच को अब गिरफ्तार करके इन्होंने जेल में डाला। ईमान मज़ारी भी वो ईमान मज़ारी तो इधर की है, बलूचिस्तान की अभी बात हो रही है। तो बलूचिस्तान में आप यकीन करें कि औरतें जब को ये रिवाज नहीं था, ज़ियाउल हक के वक्त में भी ये नहीं था। औरतें जब जाती थी तो जंगें बंद हो जाती थी, अगर दुपट्टा फेंके औरत तो जंग बंद हो जाती थी। आप अंदाज़ा करें ट्राइबल कबीलों में जब जंगें होती थी तो जंगें बंद हो जाती थी। ये तो रिवाज था ही नहीं कि औरत को उठाए। ये महरंग बलोच को, और अख्तर मैंगल ने वहाँ उसकी सॉलिडारिटी में जो वो निकाला कि धरना देना की कोशिश की कोयटा में आके, तो इनको माने कर दिया गया, रोक दिया गया।
हम लोग गए इनके साथ यकजहती के लिए वहाँ गए, तो रास्ते से इन्होंने सड़क जो है तो वो काट दी, सड़क काट दी। आप अंदाज़ा करें, हम बीच में से होते हुए तो पहाड़ियों के दामन में से होते हुए, खेतों में से होते हुए जा रहे थे, तो वो तालिबान का इलाका आ गया। तो उन्होंने कहा जी खोसा जी तू ते बलोच है, तेनू ते वो कहेंगे कि तू ते इधर आ जा, इधर आ जा तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे इसलिए कि बलोच, हमारे वो पंजाबी शनाख्ती कार्ड देखकर हमें तो वो मार देंगे, गोलियां मार देंगे। ये नफरत का आलम है कि वर्दी में वहां छावनी से बाहर नहीं जा सकते ये, तो उधर तुम इधर हम, तो ये ऑलरेडी हो चुका बदकिस्मती है। अब आप गन की जोर पर जो है एक कॉन्वॉय ले जाकर और आप जो है वहाँ इस तरह से आप शब खून मार चोरी छुपे जाकर आप कर देंगे, या आप गिरवी रख देंगे सुपर पावर अमेरिका के पास अपने वसाइल को, और लिथियम के लिए आप जो है वहाँ ऑपरेशंस करेंगे, या उनको आप अपनी जो है बेसिस दे देंगे वहाँ, तो उससे आपकी खुद मुख्तारी तो मुतासर होगी। क्या ऐसा हुआ? अमेरिका के सामने रखा हमने। और आपका क्या ख्याल है कि वहाँ क्या हो रहा है, तीरा में क्या हो रहा है या दूसरी जगह पे क्या हो रहा है? हमने तो बिल्कुल उनको सारा कुछ दे दिया हुआ है, उन्हीं को। बदकिस्मती है हमारी कि हमारे वसाइल, अब आप बताएं कि सोना सबसे ज़्यादा है रिकोडिक में, किसके पास है रिकोडिक? या आपकी जो है ये सारे बाकी एक्सप्लोरेटरी जो माइंस वगैरह हैं वो किसके पास दे दिए हैं उन्होंने? तो ये तो जाहिर है कि आपने अपने आप को जो है वो, और वैसे भी जब IMF के आप इतने मकरूज हो कि 3 नस्लें आपने गिरवी रखी हुई हैं, और फिर कुछ कोल का प्याला नहीं ड्रम लेकर आप फिर दोबारा, अभी बजट आया चाहता है फिर आप लेंगे, और आप कर्जा तो एक तरफ खड़ा हुआ है, आप जो सूद के पैसे जो हैं वो भी उतारने लायक नहीं हो, और रोल ओवर जो है आपको हर दफ़ा UAE या दूसरे आपके जो है दोस्त ममालिक वो करते हैं, इसलिए कि वो भी अमेरिका के ज़ेर असर हैं बदकिस्मती से। अभी आपने अख्तर मैंगल साहब को समझाया कि इस्तीफ़ा देना मसले का हल नहीं है, असम्बली से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं माने वो। परवेज़ इलाही ने भी तो असम्बलियाँ तोड़ी थी, इमरान खान का फैसला दुरुस्त था PTI का असम्बलियों से निकलना। अब तो सारे ही कहते हैं ये ठीक नहीं था फैसला। आपने समझाया नहीं था उस वक्त? नहीं, उस वक्त मैं था ही नहीं, पीपल्स पार्टी में मैं था, मैं तो उस वक्त PTI में नहीं था। लेकिन मुलाकात वगैरह नहीं थी इमरान खान साहब से? नहीं, मेरा तो देखिए, मैं तो कहता था मैं पीपल्स पार्टी हूँ। ये तो पीपल्स पार्टी ने जब अपने आप को छोड़ा और इन्होंने फिर मैं इमरान खान मेरे पास आया, मैं और एतजाज़, आपको पता ही है, खुलेआम बिल्कुल सही, बिल्कुल हम कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, आप आइन पर अमलदारी कीजिएगा, आप कानून की पासदारी करें, आप मुस्लिम लीग नून के साथ आप उसकी बी टीम मत बने, उसकी गुलामी में मत जाए। हम तो ओपनली इस चीज़ को देखें। यहाँ सियासत ही हमने जो की थी, ये तो लूट मार जितना धरती माँ को शरीफ बरादरान और फैमिली ने लूटा है, आपकी सोच है। ये पानामा लीक वाले जो केसेस थे, ये तो मैं उस वक्त हमारी कमेटी बनी पीपल्स पार्टी में, मैं उसकी सरबराही कर रहा था। उसमें जो है ये फारूक नायक था, उस वक्त हमारे साथ ये एतजाज़ आसन भी थे, हमारे साथ 2-3 और वकील शामिल हुए। हमने एक एक चीज़ का नतारा किया था, और 6 ऑफशोर शेल कंपनीज, जाली कंपनीज, नेस्कॉल, नेल्सन वगैरह, ये शरीफ फैमिली ने बनाई हुई थी। फिर इसका जो है इकबाल जुर्म कन्फेशनल स्टेटमेंट जो इसहाक डार का था, वो भी मेरे पास था एज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, मैंने देखा। और काजी फैमिली थी वो लंदन में, वो उसके ज़रिए जो है लेयरिंग करते थे, ये फैमिली सारी भेज कर पैसा और उसको घुमाते थे। और फिर 1 हाइड पार्क ख़रीदा गया, वो नवाज़ शरीफ के फर्जंद अर्जमंद ने, फिर पार्क लेन व्यू के दुनिया के महंगे तरीन फ्लैट्स खरीदे गए उन पैसों से। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही थी, यहाँ से पैसा जा रहा था और वहाँ बाहर ये जिस तरह से कंपनियां बना के, जिस तरह से पैसा भेज कर, जिस तरह से उसको घुमा फिरा कर वो ब्लैक को वाइट करने की कोशिश करते थे। यहाँ उदैबिया पेपर मिल्स वगैरह बनी, जो आपकी सोच है
और हमारे से तो फिर जिंदा मक्खी को कैसे उगल जाए हम, जब आपने खुद ही ये इंक्वायरी करवाई थी, पीपल्स पार्टी ने करवाई थी। और मैं हैरान हूँ कि अब वो CEC में मैंने और एतजाज़ ने सख्त मुखालफत की। हमने कहा जी हमने तो सारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों ने भी जो है मुस्लिम लीग नून, और हम इसको ज़ियाउल हक की कूक से जन्म लेने वाला को भुट्टो का कातिल समझते हैं। इन्होंने रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की गंदी तस्वीरें आसमान से फेंकी थी, और इन्होंने जो है वो, जब मैं गवर्नर था तो ये शहबाज शरीफ कहता था कि वो शख्स, आसिफ जरदारी को, वो शख्स जो है ऐवान सदर में बैठा हुआ है उसको घसीट कर निकाल के उसकी गर्दन में फंदा डाल कर उसको जो है चौकों में लटका कर और इसकी पेट में खंजर मार के इसके डॉलर निकालेंगे। वो ये चीज़ें, मैंने कहा जी कैसे आप हमसे तवक्को करते हो कि आप उनकी बी टीम बन जाओ, ये कभी मत करना। वो कर दिया। उसके बाद जो है हमने उसकी मुखालफत की। फिर मैंने कहा कि खुदारा बिलावल को किसी कीमत पर शहबाज शरीफ का वज़ीर ना बनाना, ये उसका बैग लेकर जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसकी बड़ी लेगेसी है, ये इसको हॉन्ट करेगी सारी। वो भी बन गया। तो फिर जब इमरान खान मेरे घर पे फायरिंग करवा दी गई, हाँ बिल्कुल, तो मेरा ड्राइवर जख्मी हुआ, गाड़ी में सारा है, तो इमरान खान मेरे घर आया और जिस तरह पूछा जाता है कि आप खैरियत से रहे ये वो, तो फिर कहने लगे कि एक रज़ाक शर जो है वो कोयटा में कत्ल होता है, और ये अतातार सारा दिन टीवी पे बैठ के कहता है इमरान ने कत्ल करवाया है, इमरान ने कत्ल करवाया, मेरे खिलाफ FIR होगी। तो मेरी सारी लीगल टीम ने कहा है कि लतीफ़ खोसा से बेहतर कोई नहीं कर सकता। वहीं से जरदारी साहब से इख्तलाफ, वहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ। रोका था आपको मेरे ख्याल से? रोका नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए एक्सेप्ट किया कि मुझे घूम गया वो भुट्टो का सारी तस्वीर घूम गई कि मैंने कहा ये इसी तरह से मसूद महमूद को इन्होंने अप्रूवर बनाकर एयानत में उसको सजाए मौत दे दी थी। वो भी लोगों की दिलों की धड़कन था। मैंने कहा मैं दूसरे लोगों के हर दिल अजीज कायद के साथ मैं अपने तई जो मुझसे हो पड़ेगा मैं दूसरा ये ऐसा सानिया माने, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। मुझे नोटिस दे दिया गया कि क्यों वकील बने हो इमरान खान के। ओ भाई ये मेरा पेशा है। हाँ। तो उसने कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एक मजलूम का मैं साथ दे रहा हूँ और वो कोई खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी के बंदे को तो नहीं मरा, दूसरी तरफ जो है रज़ाक शर उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो मैंने कहा नोटिस को मैंने फाड़ के फेंक दिया। तो इन्होंने मेरे साथ खिलाफ ये किया तो फिर मुझे एक किस्म का महसूस हुआ कि भुट्टो जरदारी साहब ने शायद पीपल्स पार्टी अपनी निजी पार्टी बना ली है। ये पीपल्स तो बाद में रब्ता नहीं किया किसी ने पीपल्स पार्टी से आपके साथ के वापस आए आप? तो पूरा, क्योंकि आप एक ऐसे आदमी हैं कि पीपल्स पार्टी को आप पर और एतजाज़ साहब पर फ़ख्र होना चाहिए, कितने काबिल लोग उनके साथ थे। दोनों शख्स दूर होते जा रहे हैं, तो कोई रब्ता नहीं किया उन्होंने? देखें रब्ता उन्होंने उस वक्त किया जब 26वीं तरमीम में उनको MNA की ज़रूरत थी। अच्छा, वोट के लिए किया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप फैमिली में आ जाए। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। ये मैंने कभी किसी को मुसीबत में नहीं कभी छोड़ा है। तो आपको ये तो कम से कम अंदाज़ा होना चाहिए था। आपको ये बात करते हुए भी मुनासिब नहीं। आपने याहिया अफरीदी को तो समझाया, आपने काजी फाइज़ साहब को नहीं समझाया था? काजी फाइज़ ईसा ने पाकिस्तान की तारीख़ में जो अगर सबसे ज़्यादा किसी ने पाकिस्तान की तारीख़ को मसख करके ख़राब किया है तो वो काजी फाइज़ ईसा है, मैं समझता हूँ। उनको समझाने का क्या पड़ा जब उन्होंने वहाँ किसी से पैसे लेकर जायदादें लंदन में बनाई। अच्छा। और फिर बहाना ये किया कि मेरी बीवी जो है वो उसकी टीचर है और वो तनख्वाह और मेरा, और फिर फैसला ले लिया कि जजेस की बीवी और बच्चों के बारे में आप कुछ नहीं पूछ सकते। ये खुद ले लिया इसके बाद हुआ? ये फैसला किसने पैसे दिए थे सर? जाहिर है पैसे देने वाला कौन हो सकता है, आप खुद सोच लें। जो उसे पनाह दे रहे हैं अब वही पे उसको देते हैं। अच्छा। आपको नहीं पता कि मिर्ज़ा असलम बेग ने क्या बयान दिया था कि हमने पैसे दिए, ये ISI ने पैसे दिए काजी फाइज़ साहब को?
नहीं, नवाज शरीफ को, ये आपको याद होगा जब वो असगर खान ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, जी। जनरल दुरानी, फैज दुरानी, जनरल दुरानी और असलम बेग, उनके बयानात मौजूद हैं। मोहतरम नवाज, आईजीआई जब बनाई गई थी, आईजीआई जब बनाई थी बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज बनाया था और सिक्योरिटी रिस्क कहा था पीपल्स पार्टी को और बेनज़ीर को, तो पैसे मेहरान बैंक से, और ये तो सारी रिकॉर्ड तो सर अभी भी तो पैसे बांटे गए हैं, ये जो अब तो उस पर क्या कहते हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया और बाद में ब्रीफ केस लेके साइड पे हो गए। मैं तो कह रहा हूँ अरबों रुपए में जो है वोट बिका है, जब 26वीं तरमीम ऐसे तो नहीं हुई, ये पैसे भी उधर से आए, जाहिर है कि कहाँ से आने हैं, और आपकी हमारी जेब से गए। ये तो आम आदमी बेचारा जो है कसम पुरसी के आलम में जो अपने खून पसीने की कमाई के टैक्सों से जो सरकार को देता है, ये वही पैसा है, जाहिर है कि और कहाँ से, आसमान से गिरते हैं इनके। अब इमरान खान अब बाहर आते हैं, अल्लाह करे आ जाएं, जिस तरह आप कह रहे हैं, ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले वापस आते नज़र आ रहे हैं, कुछ ने तो गुफ्तगू करना शुरू भी कर दिया, अब इशारा समझ गए। क्या इमरान खान इनको कबूल करेंगे या करना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पार्टी कबूल नहीं करती है। हमारा चूँकि जब भी पार्लिमानी पार्टी में, या मैं कोर कमेटी का भी मेंबर हूँ, मैं लीगल कमेटी का भी पीटीआई का मेंबर हूँ, तो जब भी हमारे ये डिस्कशन आई है, कुछ चीज़ें आई हैं, तो हमने तो बहुत इसको नफ़रत का इजहार किया है और छोड़ खान साहब के आमद पर और फैसले पर छोड़ दिया है। लेकिन बुनियादी तौर पर खान साहब भी जाहिर है कि वो पार्टी ही से पूछेंगे और उनकी नब्ज़ देखते हुए ही वो फैसला करेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई वापसी का इम्कान है। तो पार्टी के लोग कहते हैं कि अलीमा खानम का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जमात के अंदर, वो इमरान खान के फैसलों को बाईपास कर देती हैं, ऐसे ही है? नहीं, इमरान खान ही पार्टी का वाहिद लीडर भी है और उसी की बात चलती है। और इमरान खान देखें, मैं तो कम से कम इसलिए भी शामिल हुआ था, और जो चीज़ें अच्छी लगती थी कि मरूसी सियासत के वो सख्त खिलाफ है। बिल्कुल, उसका तो यही था, करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है उसकी, मरूसी सियासत के वो सख्त खिलाफ है, कानून की अमलदारी को वो यकीनी बनाना चाहता है, आइन पर जो है वो चाहता है कि मनोअन उस पर रूह के मुताबिक उस पर अमलदारी की जाए, और अदलिया को आज़ाद होना ये भी उसका जो है, जमहूर का यानी वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ तो ऐसे ही बोलता रहा। सर अभी आपने भुट्टो साहब की बात की, मैं आपके पास वक्त कम है, बस जल्दी ख़त्म कर दो। भुट्टो साहब की बात की, बीबी शहीद के कातलों का भी पता लगा नहीं लेना चाहिए? तीसरी दफ़ा हुकूमत आ रही है। मैं तो खुद उसका वकील रहा हूँ, तो आप जो अपील मैंने की है, देखें मैं क्या कहूँ, इसमें कौन से अवामिल हैं जो शामिल किया गया, उसके मुशर्रफ को हमारा प्रिंसिपल एक्यूज था, जी, मुशर्रफ को इस नवाज शरीफ ने बाहर जाने दिया, मफरूर था वो, आखिरी वक्त तक जब फौत हुआ है तब भी मफरूर था, अदालती मफरूर। उसको नवाज शरीफ ने बाहर भेजा? हाँ ठीक है, नवाज शरीफ ने बाहर भेजा। नवाज शरीफ जब फिर ये इक़्तिदार में आया तो उसके कातलों को इसने, जिनको 19 साल की थी, सऊद अजीज़ को और खुर्रम शहजाद, जी, DIG और SSP, उनको ज़मानत पर लेने के बाद प्रमोशन दे दी कातलों को। पता नहीं कैसे पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठती है, मुझे यानी बेनज़ीर के कातलों को नवाज शरीफ ने ज़मानत, यही आप कह रहे हैं ना? उसका वकील था आज़म नज़ीर तारड़। हाय 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 हाय, अब सुन लें। और फिर उसके बाद चले ज़मानत तो अदालत ने ली, लेकिन फिर उन्हें बहाल भी कर दिया और प्रमोशंस भी दे दी। कभी कातिल को आप सज़ा, आज उन्हीं के साथ पीपल पार्टी बैठी हुई है, आज उन्हीं के साथ बैठी है। सर चंद शख्सियात का नाम लूँगा और आपसे 1 मिनट का उनके बारे में राय लूँगा। कमर जावेद बाजवा, तो वो अपने अंजाम को पहुंच गया है ना, अभी उसको जो बाथरूम में उसके साथ जो कुछ हुआ है, और
अल्लाह जानता है कि बाकी गिरने से चोट लगी है या किसी ने, ये अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, वो उसके सर पर लगी है जिस तरीके से। अब उसकी फैमिली कहती है बस दुआएं मत करें, दुआएं इसकी सेहत के लिए दुआ करें, ये बच जाए। तो वो अपने अंजाम को उसी तरह पहुंचा है जिस तरह ज़ियाउल हक पहुंचा था। और जे सिकंदर सुल्तान राजा, इसकी बारी भी आ जाएगी, आप देख लें, क्योंकि ये भी तबाही का जो शाखसाना इलेक्टोरल प्रोसेस का कर गया है, जो आलूदा कर गया है, और वोट को इज़्ज़त दो का जो जनाजा निकाला है और पार्टी का सिंबल छीना है, और आज तक इलेक्शन नहीं मानता है, और अभी तक जो है हमारी मखसूस नशिस्तें उठा के बंदर बांट करके दूसरों को दे दी हैं। ये भी तारीख़ में वो चेहरा शुमार होगा जिसका कोई सानी नहीं होगा। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है सर, आप क्या समझते? नवाज शरीफ की सारी फैमिली की सियासत ख़त्म हो चुकी है, यानी आखिरी मर्तबा इस वक्त है ही नहीं, इस वक्त भी नहीं है। फिर सुहेल वड़ैच ने सही कहा कि कौमी हुकूमत बनने जा रही है, उसका कॉलम है, इशारा आया। ये नहीं पता, लेकिन इस वक्त भी आप अगर देखें तो मोहसिन नकवी ज़्यादा पावरफुल है इन सारों से। अगला वज़ीर-ए-आज़म वो होगा। अवामी तौर पर मैंडेट के हिसाब से तो उसको वो अशर होगा उसका कि वो किसी मुंह दिखाने लायक नहीं होगा पाकिस्तान के किसी कोने में, और दुनिया में किसी जगह, जिस जगह भी जाएगा ओवरसीज पाकिस्तानी, उसकी वजह क्या है? खास वजह, कोई एक वजह बताएं उसकी। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक वजह बताएं उसकी। वजह कि इसलिए कि जिनका वो स्पोक्स पर्सन है, जिनका वो नुमाइंदा है, उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा जो है दूरियां हो चुकी हैं अवाम की। तो कौमी जो हुकूमत बनने का इशारा आया थोड़ा सा, अगर बनती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा बनेगी या बाइकाट करेगी? नहीं, इसलिए कौमी हुकूमत बन ही नहीं सकती। बाकी तो वैसे ही सारे इकट्ठे हैं। अगर कोई रेजिस्टेंट है या कोई कुव्वत है तो वो पीटीआई है या इमरान खान है। तो इमरान खान तो कभी भी उसका हिस्सा नहीं बनेगा, ना किसी को बनने देगा अपनी पार्टी के किसी को। तो कौमी हुकूमत ये हवा में बनेगी, वो खुद ही कौमी हुकूमत उसका नाम लिख लेंगे। पाकिस्तानी सियासत में मौलाना फजलुर रहमान का क्या किरदार रहा है, क्या मुस्तकबिल क्या है और किरदार क्या है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान बहुत ही पुख्ता कोहन ये सियासतदान है, और चूँकि आजकल मैं समझता हूँ कि हम एक मुश्तरका और मुतफ़िका मुतहिदा एक वो मूवमेंट के ऊपर उस चलाना चाहते हैं, तहरीक चलाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जमात इस्लामी एक महदूद वो उसके होकर रह गई है। जी। कराची में उनका जो है कुछ हद तक वो फ़ाल होते हैं, और लेकिन अदरवाइज़ उनका जो निज़ाम में मुझे बड़ी उनकी इज़्ज़त और एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन वो कभी ओपन अप नहीं हुए कि अवाम की पजीराई उनको हासिल हो सके। सो वो कौमी जमात के तौर पर अभी तक उनका मेरा नहीं ख्याल कि कोई आगे कोई मुस्तकबिल में आता है। हाँ, अलबत्ता कुछ भी हो सकता है। अब देखें ना, जमात इस्लामी बांग्लादेश में दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। 68 से नशिस्तें उसने, वो भी धांधली हुई है, 300 में से 68 नशिस्तें ली हैं, और बाकी तो वो उसका रहमान ले गया है, उसका तारिक रहमान नाम है, तारिक रहमान ले गया है, वो 209 सीटें वो ले गया है, और 6 के करीब वो जो स्टूडेंट्स ढाका वाले ले गए हैं वो भी 2/3 से ज़्यादा ऑलरेडी बन चुका है। धांधली तो फिर मुझे तो इल्म नहीं है अभी, वो तो जब इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो भी करेंगे तो फिर उस पर जाएंगे, मगर है ये हैरत थी, इसलिए कि तारिक रहमान के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा करप्शन के जो है इल्ज़ामात बहुत उजागर हुए थे, और मुझे समझ नहीं आती है कि तारिक रहमान को बंगाली अवाम ने इस करप्शन के बावजूद और उसकी वालदा की जो
हुक्मरानी का दौर था वो भी कोई इतना ऐसा कलीदी नहीं था कि उस पर जो है उसको वोट मिल सकते। और ये सारी उम्र अमेरिका में रहा और वापस आया बाहर गया। बांग्लादेश का अवाम का ये जो भी फैसला है, अगर वो वाकई फेयर एंड फ्री इलेक्शन है तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उस पर तनकीद। ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ की नाराज़गी हुई और फिर उन्होंने आईनी तरमीमी बिल में जाने से रोक दिया, ये कल परसों की बात है। आपकी बुनियादी मसला क्या होगा जहाँ पे ये इख्तलाफ शुरू हुआ? कोई तहफ़्फ़ुज़ात क्या है पीपल्स पार्टी के? आपको कोई देखिए तहफ़्फ़ुज़ात तो बड़े क्लियर हैं। एक तो NFC अवार्ड जो है उसमें, और दूसरी वो जो इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र है, वो कहते हैं कि ये जो 18वीं तरमीम है और सूबाई खुद मुख्तारी जिस हद तक है, ये 6 निकात जो मुजीबुर रहमान से के थे उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। अच्छा। और वो जब आपका 57% या 60% आपका जो है महासल वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जब सूबे ले जाते हैं, और वफाक ने ये कर्जे भी वफाक ने देने हैं और सारा कुछ है। अब अंदाज़ा करें कि 17.5 खरब का हमारे बजट में से, 17.5 खरब के बजट में से 8.5 खरब तो हमने देने हैं वो जो सूद के 8.5 खरब, और बाकी जो है 17.5 खरब में से वो फौज की पेंशन और जो हमने साजो सामान खरीदा है वो उसमें पूरे हो जाते हैं। अब आपकी पाकिस्तान की जो बाकी डेवलपमेंट है या जो बाकी तनख्वाहें हैं या जो भी ज़रूरियात हैं वफाक की या फ़ौज की, वो कौन पूरी करेगा? सो वो कहते हैं कि ये जो है NFC अवार्ड जो सूबाई खुद मुख्तारी का तौक हमारे गले में पड़ा डाल दिया है, इसको जो है ख़त्म होना चाहिए। सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और सेंटर इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करे और प्रायोरिटीज़ जो है वो सेंटर के पास हो, ना कि सूबों के पास हो। फिर वो कहते हैं कि सूबे में देखें लगाया क्या है इन्होंने, वो तो कुंडी कचरा ही वहाँ से नहीं ख़त्म होता। पानी अभी तक कराची में नहीं है, सड़कें उसकी टूटी फूटी पड़ी हैं। अगर जितना पैसा कराची को दिया गया है अगर वो हो तो ये तो पेरिस बन जाएगा कराची। तो पंजाब को फिर किस तरह देखते हैं? यहाँ तो कहते हैं बड़ी तरक्की हो रही है, मरियम नवाज़ ने बसंत भी मना दी सर 19 साल बाद। देखिए बसंत तो त्यौहार आवाम का त्यौहार है, ये कोई इसकी बाप का नहीं है बीबी के, चीफ मिनिस्टर साहिबा के। मैंने तो खुद जब शहबाज शरीफ ने इस पे बैन लगाई थी, मैंने एज अ गवर्नर मैंने डिफाई किया था, मैंने गवर्नर हाउस में बसंत मनाई थी और मैंने कहा था कि ये लोगों की खुशियाँ मत छीनो इस तरह से। अगर कोई साने हादसे हुए हैं तो देखो, अगर जहाज़ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप जहाज़ बंद कर देते हो और सफ़र, हवाई सफ़र बंद कर देते हो? ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो क्या आप ट्रेन जो है बंद कर देते हो और सफ़र बंद कर देते हो? अगर गाड़ी का या मोटर का या मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है किसी से तो क्या वो उसको आप ग्राउंड कर देते हो? तो शहबाज शरीफ ने पाबंदी लगाई थी, बीबी ने हटा दी। आपस में इनका क्लैश सुना है बहुत पुराना है। शहबाज शरीफ और चाहते हैं, मरियम और चाहती हैं। लगता है कि नून और शीन का इख्तलाफ शुरू हो गया कोई, और बल्कि पुराना है काफ़ी। देखें इनका तो होना ही होना है एक दिन तो आप देखेंगे। अभी तो हमजा भी बोल पड़ा है, अभी हमजा। हाँ, तो हमजा का नाम आपने सुना ही नहीं होगा कि जब से ये बनी है चीफ मिनिस्टर साहब। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आज मैं देख रहा था कि वो कहता है हमजा के जी वर्कर्स के बगैर तो ये पार्टी नहीं चल सकती है, तो वो भी अब परपुर्जे निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इनका अल्टीमेटली तो इनकी लड़ाई होनी है। जाहिर है कि जो ये दुख्तर नेक अख्तर है पापाए रोम की, वो इसको तरजीह करते हैं, भाई को वो जो है साइड लाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनको मुक्तदर हल्के को वो ज़्यादा पसंद है। अगर यहाँ देता है दुख्तर नेक अख्तर को तो फिर चीफ फील्ड मार्शल फिर बदनाम होते हैं। तो फिर ये तो मतलब है इस तरह से अभी फंसे हुए, देखते हैं क्या करते हैं। सर आखिरी सवाल, पीका ऑर्डिनेंस और आज़ादी सहाफ़त, आप जानते हैं कि दर्जनों सहाफ़ियों पर मुकदमात हुए गद्दारी के, बागी। कल एक सहाफ़ी को उठाया गया फिर छोड़ दिया गया। तो ये आप देखते नहीं कि मिसयूज़ हो रहा है इस ऑर्डिनेंस का, या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या सहाफ़ियों का गला घोंटना ये किसी जमहूरी मुल्क, जमहूरियत तो खैर हम नहीं कह सकते, कहीं ऐसा होता है जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है?
नहीं, ये तो देखें ना, ये तो ग्रेजुअली ये जो इनका एक एजेंडा है कि इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाए कि मस्बत खबर वही है जो तारीफ इनकी मुक्तदर हल्के की तारीफ हो तो वो मस्बत खबर है। अगर तनकीद या सच्ची खबर हो तो वो जो है इनको पसंद नहीं है, और वो फेक न्यूज़ भी है, वो 3 साल सज़ा भी है, 20 लाख रुपया जुर्माना भी है। तो ये जितनी तरमीम की गई हैं, ये बदकिस्मती से आपके बुनियादी हकूक़ पर एक डाका है, गासमाना डाका मारा गया। पहले आपका जो है मैंडेट, इलेक्टोरल मैंडेट पर डाका मारा गया, फिर आपकी आवाज़ को बंद करने के लिए पीका एक्ट में तरमीम की गई, आर्टिकल 19 को ब्लंट किया गया, इजहार राय को और आज़ादी सहाफ़त को वो जो है कदगन डालने के लिए। फिर मैं क्या कहूँ, आपको कुछ मनपसंद सहाफ़ियों को बनाया गया। अब मेरे ऊपर बैन है। एक दिन महर बुखारी ने कहा कि खोदा साहब आपका इंटरव्यू हुआ तो नंबर 1 रैंकिंग में चला गया। आपकी रैंकिंग वैंकिंग भी होती है जी जी। तो दूसरे दिन सुबह मुझे कहती है कि मुझे निकाल दिया है उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले मेरे एक चैनल के साथ बात हुई तो मैंने आपका नाम, आपसे मेरी बात भी होती तो आपने कहा था लाहौर आके, तो उन्होंने मना कर दिया, कहते हैं यार ये बैन है क्यों हमें। तो फिर उसके बावजूद ज़ाहिरा आप एक जिंदा दिल आदमी तो हैं ही, ये जो हक सच की आवाज़ बनना ये बड़ा मुश्किल काम है सर। नहीं, मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन हमने मुश्किल बना दिया है, गंभीर बना दिया है। देखें, अगर आप तरीके से बात करें तो आप सख्त बात भी आप प्यार मोहब्बत से कर सकते हैं। एक सवाल सर मेरे ज़हन में और आ गया, इमरान खान को अब तक कितनी बार डील की ऑफर हुई है, सच्ची बताना है आपने? देखें, हर महीने बाद एक शोशा छोड़ा जाता है कि खान साहब को डील की ऑफर हुई है। अच्छा, खान ने मुझे साफ कहा, उसने कहा कि ना मैं डील करूंगा, ठीक है, ऑफर हुई ना मैं इन चोर डाकू और लुटेरों की तरह मुल्क छोड़कर सरूर महल में जाऊंगा, ठीक है, मेरा मरना जीना इसी धरती में है, ठीक है, और मैं हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले मुझे पाकिस्तान की सारी जेलें ही क्यों ना फिराएं। तो उसने 2 टोक ये कह दिया कि देखें, बाकी बातचीत करना तो जाहिर है, आप हालत जंग में होते हैं तब भी बातचीत होती है, बिल्कुल, और बातचीत जाहिर है करेंगे तो रास्ता निकलेगा। हमारा तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। ये बात सुने ना, जी जी, आज़ाद इलेक्शन कमीशन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आइन की बहाली 26वीं तरमीम को हज़फ करने पर के अलावा कोई और बात कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अदलिया की आज़ादी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। रूल ऑफ लॉ की पासदारी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। हर इदारा अपने अपने हदूद व क़यूद के अंदर काम करे। फ़ौज अपना जो है मुहाफ़िज़ है, बिल्कुल फ़ौज हमारी है। हम चाहते हैं कि फ़ौज को जो है फूल नछावर किए जाएं, वो बॉर्डर्स की हिफाजत करे और सिविलियन सुपरमेसी को तस्लीम करते हुए सिविलियन उसके तहत काम करे, और मुल्क देखो चलने दे, मुक़्तदर करे अवाम को। यार, आइन मुक़्तदर कर रहा है, हक़ हुक्मरानी अल्लाह की हाकमियत आला के ताबे अवाम की है, अवाम की है। खुदारा इस असूल को आप तस्लीम कर लीजिएगा तो सारी बातें ख़त्म हो जाए। नहीं, ये मुज़ाकरात कौन कर रहा है, कौन ऑफ़र कर रहा है? हुकूमत कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, या PTI उनको कर रही है? असल में ये डील की ऑफ़र आती कहाँ से है और कौन करना चाह रहा है? देखें, हुकूमत तो बार बार कहती है मुज़ाकरात करें, हम कहते हैं कि आपके पल्ले कुछ है तो ठीक है कर ले, वो कहते हैं हम पूछ के बताएंगे। हम अगर कहते हैं कि अगर पूछ के बताना है तो फिर आप हमसे कहते क्यों? आप अब अंदाजा करें। हम जब कहते हैं वो कहते हैं कि जी, हम कहते हैं भाई साहब इमरान खान का ही हर्फ आखिर होगा हमारी पार्टी की हद तक जो है। जाहिर है कि हमारा अगर कोई माने खेज़ आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो इमरान खान से आपको जो है माइनस नहीं कर सकते। हम जितना मर्जी एक बन जाए, वफद बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली तो इमरान खान ही अप्रूवल देगा, तभी आगे बढ़ेगी ना। जी जी बिल्कुल। तो अदरवाइज जिस तरह बाकी ना अलीमा खान की कोई से है, ना कोई गौहर की कोई से है, ना राजा सलमान अकरम की कोई से है, इसी तरह बाकी सारे इंडिविजुअली अपनी अपनी राय रखते हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट जो है फैसला इमरान खान ने करना है। सो इसलिए इमरान
खान का शायद जो यूनिफाइड कमांड या सेंट्रलाइज्ड कमांड में किसी और पार्टी का इतना वो मजबूती से गिरफ्त नहीं है जितनी इमरान खान की। अंदर रहकर है, अंदर जेल में रहकर 3 साल इन्होंने कोशिश की है, लेकिन यकीन करेंगे 3 साल में इमरान खान की हद्दल अजीज़ी बढ़ती चली गई है वो, और इनका पॉलिटिकल ग्राफ ज़ीरो हो गया। इमरान खान ये शहबाज शरीफ या मरियम या ये बीबी ये यकीन करें कि बग़ैर रेंजर्स के, बग़ैर पुलिस के, बग़ैर गुल्लो बट्टों के, बग़ैर 10-20 डालों के ये अपने हलके में जाकर दिखा दें, अपने हलके में जाके दिखा दें। जो लोग इनका जो है इतनी गमो गुस्सा और गैज़ो गज़ब और नफ़रत है इनके खिलाफ, ये इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी यार। इससे ज़्यादा किसी को क्या अरूज मिल सकता है जो इमरान खान को मिला हुआ है। जब सारी की सारी जो है ना सियासत, रियासत वो इमरान के गिर्द घूम रही है 3 साल से। सुबह से लेकर शाम तक उसको गालियां देते हैं, फिर भी वो बाहर आके कितना बड़ा इस्तकबाल होगा सर? आपको लगता है कि बहुत कितने करोड़ बंदा इकट्ठा हो जाएगा? ये बाहर भी नहीं भेज सकते। नहीं लंदन में भेजें तो हाइड पार्क दुनिया जहान के जो है पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पहुँच जाएंगे। ये तो आपकी सोच है कि ये अब रिहा होंगे अल्लाह करेगा। तो क्या आप देख रहे हैं कोई बहुत बड़ा इज्तिमा या वेलकम तारीखी इस्तकबाल? अगर ये मुदाखलत ना करें तो आपकी सोच से भी बड़ी होगी, आपकी सोच से भी। नाज़रीन, आपने देख लिया लतीफ़ खोसा साहब बड़े पुरुमीद हैं और वो बता रहे हैं कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे हैं, इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।